नमस्ते। आज हम यूनिट 6 माई चाइल्डहुड के थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज की क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट, फाइंड द सेंटेंसेस इन द टेक्स्ट वेयर दिस वर्ड्स अकर। टेक्स्ट में उन वाक्यों को ढूंढे जिनमें ये शब्द आते हैं। फर्स्ट है इरप्ट यानी फटना, सर्च यानी उछाल, ट्रेस यानी कि निशान, अनडिस्टिंग्विश्ड यानी साधारण, कैजुअलिटी यानी कि हताहत। Look these words up in a dictionary which gives examples of how they are used. Now answers the following questions. इन शब्दों को ऐसी डिक्शनरी में देखें जो यह बताती हो कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अब नीचे दिए गए सवालों के जवाब दें। First, what are the things that can erupt? Use examples to explain the various meanings of erupt. Now do the same for the word surge. What things can surge? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इरप्ट हो सकती हैं? इरप्ट के अलग अलग मतलब समझाने के लिए उदाहरणों का इस्तेमाल करें। अब सर्ज शब्द के लिए भी यही करें। कौन सी चीजें सर्ज हो सकती है? आंसर, erupt and surge. Erupt means to burst out suddenly. Erupt का मतलब है अचानक से फूट पड़ना। Examples, a volcano can erupt. ज्वालामुखी फट सकता है। Second, anger can erupt suddenly. गुस्सा अचानक से फूट सकता है। Surge, सर्ज मीन्स अ सडन इंक्रीज और फॉरवर्ड मूवमेंट। सर्ज का मतलब है अचानक से बढ़ोतरी या आगे की ओर बढ़ना। एग्जाम्पल, वेव सर्ज इन द सी, समुद्र में लहरें उमड़ सकती हैं। सेकेंड, अ क्राउड कैन सर्ज फॉरवर्ड, भीड़ आगे की ओर बढ़ सकती है। सेकेंड, what are the meanings of the word trace and which of the meanings is closest to the word in the text? ट्रेस शब्द की क्या मतलब है और टेक्स्ट में दिए गए शब्द के सबसे करीब कौन सा मतलब है? आंसर, ट्रेस हैज मीनिंग्स लाइक टू फाइंड, टू फॉलो और अ स्मॉल अमाउंट। ट्रेस का मतलब है ढूंढना, फॉलो करना या थोड़ी मात्रा। इन द टेक्स्ट इट मीन्स टू फाइंड और डिस्कवर। टेक्स्ट में इसका मतलब है ढूंढना या पता लगाना। ओके। थर्ड, कैन यू फाइंड द वर्ड अनडिस्टिंग्विश्ड इन योर डिक्शनरी? इफ नॉट, लुक अप द वर्ड डिस्टिंग्विश्ड एंड से व्हाट अनडिस्टिंग्विश्ड मस्ट मीन। क्या आप अपनी डिक्शनरी में अनडिस्टिंग्विश्ड शब्द ढूंढ सकते हैं? अगर नहीं तो डिस्टिंक्ट शब्द देखें और बताएं कि अनडिस्टिंग्विश्ड का क्या मतलब होना चाहिए। आंसर, अनडिस्टिंग्विश्ड मीन्स ऑर्डिनरी, नॉट स्पेशल और नॉट नोटिसेबल। अनडिस्टिंग्विश्ड का अर्थ है साधारण, जो विशेष ना हो या जिस पर ध्यान ना जाए। ओके। सेकेंड, मैच द फ्रेजेस इन कॉलम ए विथ देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। कॉलम ए में दिए गए वाक्यांशों का मिलान कॉलम बी में दिए गए उनके अर्थ से कीजिए। ए, ब्रोक आउट यानी फूट पड़ना, उसके साइड में ही बी, हमने डायरेक्ट आंसर लिख लिया है। इसका सही आंसर होगा सी, बिगन सडनली इन अ वायलेंट वे, अचानक और हिंसक तरीके से शुरू हुआ। सेकेंड, इन अकॉर्डेंस विथ यानी कि के अनुसार, इसका राइट आंसर होगा एफ, अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर रूल, प्रिंसिपल और सिस्टम, किसी खास नियम, सिद्धांत या प्रणाली के मुताबिक, के अनुसार या के मुताबिक। थर्ड, अ हेल्पिंग हैंड यानी मदद का हाथ, तो इसका क्या होगा डी, असिस्टेंस यानी कि सहायता। फोर्थ, कुड नॉट स्टमक यानी कि सह नहीं पाया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बी, वॉज नॉट एबल टू टॉलरेट, बर्दाश्त नहीं कर पाया। फिफ्थ, जनरोसिटी ऑफ स्पिरिट यानी कि मन की उदारता, इसका राइट आंसर होगा ए, एन एटीट्यूड ऑफ काइंडनेस, अ रेडीनेस टू गिव फ्रीली, दयालुता का रवैया, बिना किसी हिचक के देने की तत्परता। फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, अधिकार प्राप्त व्यक्ति, इसका होगा ई, पर्सन्स विथ पावर टू मेक डिसीजंस, वे लोग जिनके पास फैसले लेने की शक्ति होती है। सेकेंड, स्टडी द वर्ड्स इन इटैलिक्स इन द सेंटेंसेस बिलो, दे आर फॉर्म्ड बाय प्रीफिक्सिंग अन और इन टू देयर एंटोनिम्स। वर्ड्स अपोजिट इन मीनिंग, नीचे दिए गए वाक्यों में इटैलिक में लिखे शब्दों को पढ़ें, ये उनके विलोम मतलब के उल्टे शब्द में अन
या इन लगाकर बनाए गए हैं। I was a short boy with rather undistinguished looks. अन प्लस डिस्टिंग्विश यानी कि मैं एक छोटा लड़का था और दिखने में कुछ खास नहीं था। सेकंड, माई austere father used to avoid all inessential comforts. मेरे सख्त पिता सभी गैर जरूरी आराम से बचते थे। थर्ड, द एरिया वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर. यह इलाका युद्ध से पूरी तरह अप्रभावित था। फोर्थ, ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस. यानी उन्हें सामाजिक असमानता और सांप्रदायिक असहिष्णुता का जहर नहीं फैलाना चाहिए। Now form the opposite of the words below by prefixing an or in. The prefix in can also have the forms ill, ir, or I am. For example, illiterate, ill plus literate, impractical, im plus practical, irrational यानी कि ir plus rational. You may consult a dictionary if you wish. अब नीचे दिए गए शब्दों के उल्टे शब्द अन या इन लगाकर बनाएं। इन प्रीफिक्स के इल, इर या इम भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए इलिटरेट, इम्प्रैक्टिकल, इरेशनल। आप चाहें तो डिक्शनरी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये इनएडिक्वेट, अनडिमांडिंग, अनपैट्रियोटिक, इलॉजिकल, अनएक्सेप्टेबल, इनएक्टिव, अनडिस्प्यूटेड, इलीगल, इरेगुलर, untrue, inaccessible, irresponsible, intolerant, impermanent, incoherent, impossible. शब्दों के सामने अन, इन, इम, इर और इल जैसे प्रीफिक्स लगाने से उनके अर्थ उलट जाते हैं और हम उनके एंटोनिम्स विपरीत शब्द बना सकते हैं। ये आपकी बुक में नहीं है, ये मैंने आपको यहाँ पे करके दे दिया है। एडुकेट यानी कि पर्याप्त, इनएडुकेट यानी कि अपर्याप्त, एक्सेप्टेबल यानी कि स्वीकार्य, अनएक्सेप्टेबल यानी कि अस्वीकार्य, रेगुलर यानी कि नियमित, इरेगुलर यानी कि अनियमित, टॉलरेंट यानी कि सहिष्णु, इनटॉलरेंट यानी कि असहिष्णु, डिमांडिंग यानी कि मांग करना, अनडिमांडिंग यानी कि अनाग्रही, एक्टिव यानी कि सक्रिय, इनएक्टिव यानी कि निष्क्रिय, ट्रू यानी सच्चा, अनट्रू यानी कि असत्य, परमानेंट यानी कि स्थायी, इम्परमानेंट यानी कि अस्थायी, पैट्रियोटिक यानी कि देशभक्त, अनपैट्रियोटिक यानी कि देशद्रोही, डिस्प्यूटेड यानी कि विवादित, अनडिस्प्यूटेड यानी कि निर्विवाद, एक्सेसिबल यानी पहुंच योग्य, इनएक्सेसिबल यानी कि अगम्य, कोहियरेंट यानी कि सुसंगत, इनकोहियरेंट यानी कि असंगत, लॉजिकल यानी कि तार्किक, इलॉजिकल यानी कि अतार्किक, लीगल यानी कि वैधानिक, इलीगल यानी कि अवैध, रिस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार, इररिस्पॉन्सिबल यानी कि गैर जिम्मेदार, पॉसिबल यानी कि संभव, इम्पॉसिबल यानी कि असंभव। ओके। थर्ड, पैसिव वॉइस। स्टडी दिस सेंटेंसेस। इन वाक्यों को पढ़ें। माई पेरेंट्स वर रिगार्डेड एज एन आइडियल कपल। मेरे माता पिता को एक आइडियल कपल माना जाता था। सेकेंड, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। मुझे पीछे की बेंच पर जाकर बैठने के लिए कहा गया। थर्ड, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। The tallest verbs in these sentences are made up of a form of the verb be and a past participle. For example, were plus regarded, was plus asked, be plus confronted. These sentences focus on what happens rather than who does what. Notice that the doer of the action is not included in the sentences. इन वाक्यों में इटैलिक वर्ब बी के रूप में और एक पास्ट पार्टिसिपल से बने। उदाहरण के लिए वर प्लस कंसिडर्ड, वॉज प्लस आस्क्ड, बी प्लस कन्फ्रंटेड। ये वाक्य इस बात पर फोकस करते हैं कि क्या होता है, ना कि कौन क्या करता है। ध्यान दें कि एक्शन करने वाले को वाक्यों में शामिल नहीं किया गया है।
इफ नेसेसरी वी कैन मेंशन द डूअर ऑफ द एक्शन इन अ बाय फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर जरूरी हो तो हम एक्शन करने वाले का जिक्र एक बाय फ्रेज में कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, द ट्री वॉज स्ट्रक बाय लाइटनिंग, पेड़ पर बिजली गिरी। सेकेंड, द फ्लैग वॉज अनफर्ल्ड बाय द चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट ने झंडा फहराया। फोर्थ, रीराइट द सेंटेंसेस बिलो, चेंजिंग द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स इनटू पैसिव फॉर्म। नीचे दिए गए वाक्यों को फिर से लिखें और कोष्टकों में दी गई क्रियाओं को पैसिव रूप में बदलें। वॉज, ये आपकी बुक में नहीं है, इसे आप देख लीजिए। वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस पास्ट टेंस, यानी कि वॉज तब यूज होगा जब सिर्फ किसी एक चीज की बात हो रही हो। ओके, तब यूज होगा वॉश। वर प्लूरल सब्जेक्ट प्लस पास्ट टेंस, तो वर कब यूज होगा जब एक से ज्यादा चीजों की बात हो तो पास्ट में और वर्ब। ओके, आर प्लूरल सब्जेक्ट प्रेजेंट टेंस, तो आर कब यूज होगा प्रेजेंट टेंस में बट जब एक से ज्यादा चीज। और इज सिंगुलर सब्जेक्ट प्रेजेंट टेंस में इज यानी कि सिर्फ एक चीज के लिए। ओके, अब नीचे देख लीजिए, चाहे टेंस प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर हो, पैसिव वॉइस में हमेशा बी यानी कि इज एम आर वॉज वर बी विन बींग के साथ पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। ओके, बी फॉर्म यानी कि इज एम आर वॉज वर। ओके, और हमेशा इसके साथ क्या यूज होगा, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। ओके, कब, पैसिव वॉइस में हमेशा इज एम आर के साथ पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। ओके, अब ये देख लीजिए आप, बेस फॉर्म, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल। तो गिव का पास्ट टेंस क्या होगा, गेव, और पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, गिवन। पे का पेड, पेड। अलाउ का अलाउड, अलाउड। बाय का बॉट, बॉट। सेल का सोल्ड, सोल्ड। होल्ड का हेल्ड, हेल्ड। कंपोस्ट का कंपोस्ट, कंपोस्ट। तो देखिए यहाँ पे जो पास्ट पार्टिसिपल है यही आपके अभी नीचे सेंटेंसेस में यूज होंगे। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया था बी के साथ, बी यानी कि इज एम आर, तो इज एम आर वॉज वर के साथ क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल है, यानी कि ये वाला फॉर्म यूज होगा। ओके, अब फर्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, इन यस्टरडेज कॉम्पिटिशन द प्राइजेस इन ब्रैकेट गिव अवे बाय द प्रिंसिपल। तो इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा, इन यस्टरडेज कॉम्पिटिशन, ये सेम था, द प्राइजेस वर गिवन अवे बाय द प्रिंसिपल, यानी कि कल की प्रतियोगिता में पुरस्कार प्रधानाचार्य द्वारा वितरित किए गए। कल की बात कर रहा है, वितरित किए गए यानी कि वो काम हो चुका है, यानी कि वो पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस में है इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे वर यूज होगा। ओके, और यहाँ पे दिया है गिव अवे का गिवन अवे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था इज एम आर वॉज वर के साथ क्या यूज होता है, पास्ट पार्टिसिपल, जैसे कि आप इस बॉक्स में देख सकते हैं। तो गिव का क्या हो जाएगा, गिवन। ओके, तो वर गिवन अवे। ओके, सेकेंड, इन स्पाइट ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज द लेबर्स पे ऑन टाइम। अच्छा, पहले वाले में देख लीजिए यहाँ पे वर क्यों आया, देखिए यहाँ पे प्राइजेस, मैंने अंडरलाइन भी किया, प्राइजेस, प्राइजेस यानी कि एक से ज्यादा की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे वर। अगर सिर्फ प्राइज होता, अगर उसमें प्राइज में एस नहीं लगा होता तो उसमें वॉज लगता, क्योंकि तब सिर्फ एक की बात होती, लेकिन उसमें एस लगा है यानी कि एक से ज्यादा की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे वर यूज होगा। ओके, और इसके साथ क्या लगता है, हमेशा पास्ट पार्टिसिपल, इसीलिए गिव का क्या हो जाएगा, गिवन। ओके, सेकेंड, इन स्पाइट ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज द लेबर्स पे ऑन टाइम। तो इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा, इन स्पाइट ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, ये तो आपका सेम है। द लेबर्स वर पेड ऑन टाइम, आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद मजदूरों को समय पर भुगतान किया गया, यानी कि भुगतान हो चुका है। ये सेंटेंस भी आपका पास्ट टेंस में है। और देखिए यहाँ पे वर पेड क्यों आएगा, पहली बात वर क्यों आएगा, लेबर्स, लेबर्स ना कि लेबर, लेबर में एस लगा है, यानी कि एक से ज्यादा लेबर्स की बात हो रही है,
एक से ज्यादा है तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, वर। अगर यहाँ पे सिर्फ लेबर होता, अगर लेबर में एस नहीं लगा होता, यानी कि सिर्फ एक की बात होती, तो यहाँ पे वॉस लगता, लेकिन यहाँ पे लेबर से, इसलिए यहाँ पे वर लगेगा। और मैंने आपको बताया था इज, एम, आर, वॉस, वर के साथ क्या लगता है, पास्ट पार्टिसिपल। तो पे का क्या हो जाएगा, पेड, जैसे कि आप ये ऊपर बॉक्स में देख सकते हैं। थर्ड, ऑन रिपब्लिक डे व्हीकल्स नॉट अलाउ बियॉन्ड दिस पॉइंट। इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा, ऑन रिपब्लिक डे व्हीकल्स आर नॉट अलाउड बियॉन्ड दिस पॉइंट, यानी कि गणतंत्र दिवस पर इस बिंदु से आगे वाहनों को जाने की अनुमति नहीं होती है। जाने की अनुमति नहीं होती है मतलब ये प्रेजेंट टेंस में है। तो प्रेजेंट टेंस में क्या हो लगता है, इज और आर। तो यहाँ पे देखिए व्हीकल्स, व्हीकल्स यानी कि एक से ज्यादा गाड़ियों की बात हो रही है। अगर सिर्फ व्हीकल होता तो मतलब एक होता, वहां पे इज लगता, लेकिन यहाँ पे व्हीकल में एस लगा है, यानी कि व्हीकल्स एक से ज्यादा गाड़ियां, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, आर। एक से ज्यादा के लिए क्या यूज होता है, आर। यहाँ पे लिखा है नॉट अलाउ, है ना, तो नॉट सेम ही होगा, और यहाँ पे अलाउ का क्या हो जाएगा, अलाउड। जैसे कि आप बॉक्स में देख सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल में अलाउ का क्या हो जाता है, अलाउड। ओके, बियॉन्ड दिस पॉइंट, बाकी सारे सेंटेंस आपके सेम ही रहेंगे। अब देख लीजिए फोर्थ, सेकेंड हैंड बुक्स बाय एंड सेल ऑन द पेवमेंट एवरी सैटरडे। पैसिव फॉर्म क्या होगा, सेकेंड हैंड बुक्स आर बॉट एंड सोल्ड ऑन द पेवमेंट एवरी सैटरडे, यानी कि हर शनिवार को फुटपाथ पर पुरानी किताबें खरीदी और बेची जाती हैं। ओके, बेची जाती मतलब ये किस में है आपका, प्रेजेंट टेंस में। तो प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है, इज और आर। तो यहाँ पे क्या है, अंडरलाइन मैंने कर दिया बुक्स, यानी कि एक से ज्यादा बुक्स की बात हो रही है। सिर्फ बुक होता तो इज लगता, लेकिन बुक में एस लगा है, यानी कि एक से ज्यादा बुक, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, आर लगेगा। ओके, और यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है आपको बाय एंड सेल। तो बाय का पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, बॉट, एंड सेल का पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, सोल्ड। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर बॉट एंड सोल्ड। बाकी सारे सेंटेंस आपके सेम ही होंगे। ओके, फिफ्थ, इलेक्शंस। देखिए यहाँ पे इलेक्शंस है, इलेक्शन में एस लगा है, यानी कि एक से ज्यादा इलेक्शन की बात हो रही है। टू द लोकसभा होल्ड एवरी 5 years। इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा, इलेक्शंस टू द लोकसभा आर हेल्ड एवरी 5 years, यानी कि लोकसभा के चुनाव हर 5 साल में होते हैं। यानी कि ये आपका प्रेजेंट टेंस में है, और प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है, इज और आर। तो यहाँ पे आर हेल्ड क्यों लगा है, आर क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन नहीं है, इलेक्शंस है, यानी कि एक से ज्यादा इलेक्शंस की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे आर लगेगा। और होल्ड का पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हेल्ड। ओके, ऊपर आप बॉक्स में जाके देख लीजिएगा। 6, अवर नेशनल एंथम कंपोज रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका क्या हो जाएगा, पैसिव फॉर्म, अवर नेशनल एंथम वॉज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि हमारा राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचा गया था यानी कि ये हमारा सेंटेंस है, पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है। और यहाँ पे वॉज क्यों आएगा, क्योंकि जो हमारा नेशनल एंथम है यानी कि राष्ट्रगान, वो सिर्फ एक है, एक से ज्यादा है क्या, नहीं, वो सिर्फ एक है। यहाँ पे एक ही चीज की बात हो रही है, राष्ट्रगान एक ही होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, वॉज लगेगा। और कंपोज का पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, कंपोज्ड। ओके, फिफ्थ, rewrite the paragraph below using the correct form of the verb given in brackets। यानी कि नीचे दिए गए पैराग्राफ को कोष्टकों में दी गई प्रक्रिया के सही रूप का प्रयोग करके दोबारा लिखें। फर्स्ट, हाउ हेलमेट्स कैम टू बी यूज्ड इन क्रिकेट। यह पैराग्राफ अतीत की घटनाओं का वर्णन करता है, इसलिए इसमें अधिकांश क्रियाएं यानी कि वर्ब सिंपल पास्ट या पास्ट पैसिव रूपों में हैं। Nari Contractor was the captain and opening batsman for India in the 1960s. The Indian cricket team went on a tour to the West Indies in 1962. In a match against Barbados in Bridgetown, Nari Contractor was seriously injured and collapsed. In those days, helmets were not worn. Contractor was hit on the head by a bouncer from Charlie Griffith.
Contractor's skull was fractured. The entire team was deeply concerned. The West Indies players worried. Contractor was rushed to hospital. He was accompanied by Frank Worrell, the captain of the West Indies team. Blood was donated by the West Indies players thanks to the timely help. Contractor was saved. Nowadays helmets are routinely used against bowlers. ये आपके सीधे करेक्ट फॉर्म में है, यानी कि ये आपका आंसर है। आप बुक से देख लीजिएगा पैराग्राफ। नारी कॉन्ट्रैक्टर 1960 के दशक में भारत के कप्तान और ओपनिंग बल्लेबाज थे। 1962 में भारतीय क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज के दौरे पर गई थी। बीजटाउन में बारबाडोस के खिलाफ एक मैच में नारी कॉन्ट्रैक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए और जमीन पर गिर पड़े। उन दिनों हेलमेट नहीं पहने जाते थे। कॉन्ट्रैक्टर के सिर पर चार्ली ग्रिफ्थ की एक बाउंसर गेंद लगी। कॉन्ट्रैक्टर की खोपड़ी में फ्रैक्चर हो गया। पूरी टीम बेहद चिंतित थी। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी भी परेशान थे। कॉन्ट्रैक्टर को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उनके साथ वेस्टइंडीज टीम के कप्तान फ्रैंक वॉरेल भी थे। वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों ने उन्हें खून दिया। समय पर मिली मदद की वजह से कॉन्ट्रैक्टर की जान बच गई। आजकल गेंदबाजों का सामना करते समय हेलमेट का नियमित रूप से इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड, ऑयल फ्रॉम सीड्स। यह पैराग्राफ एक सामान्य प्रक्रिया कि कोई चीज कैसे बनाई जाती है का वर्णन करता है, इसलिए इसमें सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट पैसिव रूपों का उपयोग किया गया है। वेजिटेबल ऑयल्स आर मेड फ्रॉम सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ मैनी प्लांट्स ग्रोइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, फ्रॉम टीनी sesame seeds to big juicy coconuts. Oil is produced from cotton seeds, groundnuts, soya beans, and sunflower seeds. Olive oil is used for cooking, salad, dressing, etc. Olives are shaken from the trees and gathered up, usually by hand. The olives are ground to a thick paste which is spread onto special mats. Then the mats are laid up on the pressing machine which gently squeezes them to produce olive oil. वनस्पति तेल दुनिया भर में उगने वाले कई पौधों के बीजों और फलों से बनाए जाते हैं। छोटे छोटे तेल के बीजों से लेकर बड़े रसीले नारियल तक। तेल कपास के बीजों, मूंगफली, सोयाबीन और सूरजमुखी के बीजों से निकाला जाता है। जैतून के तेल का इस्तेमाल खाना पकाने, सलाद की ड्रेसिंग वगैरह के लिए किया जाता है। जैतून को पेड़ों से हिलाकर गिराया जाता है और फिर उन्हें इकट्ठा किया जाता है, आमतौर पर हाथों से। जैतून को पीसकर एक गाढ़ा पेस्ट बनाया जाता है, जिसे खास तरह की चटाइयों पर फैला दिया जाता है। फिर इन चटाइयों को एक प्रेसिंग मशीन में एक के ऊपर एक रखा जाता है, जो जैतून का तेल निकालने के लिए उन्हें धीरे धीरे दबाती है। ओके।